नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी हमारी एक साथी बिरजू भाई ने भेजी है। ये कहानी एक ऐसे हाईवे के पेट्रोल पंप की है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर बिछा लेता है और जहां की मशीनों से तेल नहीं बल्कि कुछ और ही रिश्ता महसूस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो साल 2019 की गर्मियों का अंत था। शहर की चकाचौंध के बीच मैं अपनी जेब खाली लिए दर-दर भटक रहा था। गांव से मां के फोन आते तो कलेजा मुंह को आता था, क्योंकि उनके पास दवा के पैसे नहीं थे और मेरे पास अगले दिन के खाने के लिए भी मुश्किल से 20 रुपए बचते थे। उस दोपहर में नोएडा के एक छोटे से ढाबे पर बैठा एक चाय को आधे घंटे से धीरे-धीरे पी रहा था, ताकि वहां बैठने का हक बना रहे। तभी मुझे एक इश्तिहार दिखा, जो एक पुराने अखबार के कोने में दबा हुआ था। उसमें लिखा था कि शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर पुराने हाईवे पर एक पेट्रोल पंप के लिए नाइट शिफ्ट के हेल्पर की जरूरत है। तनख्वाह इतनी ज्यादा थी कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 12,000 रुपए महीना और रहना खाना मुफ्त। उस वक्त मेरी जैसे मजबूर इंसान के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। मैंने अगले ही पल उस नंबर पर फोन किया। सामने से एक भारी और सूखी आवाज आई। उन्होंने बस इतना पूछा कि क्या मैं रात को अकेले रह सकता हूं। मैंने बिना सोचे समझे हां कर दी। मेरा मानना था कि गरीबी से बड़ा कोई भूत नहीं होता। उन्होंने मुझे शाम तक पहुंचने को कहा। मैंने अपना फटा हुआ झोला उठाया और निकल पड़ा। बस से उतरने के बाद मुझे करीब 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वो रास्ता मुख्य हाईवे से कटकर एक पुराने जर्जर रास्ते की तरफ जाता था। सड़क की दोनों तरफ ऊंची ऊंची घास और बबूल के पेड़ थे। शाम की 6 बज रहे थे, लेकिन उस इलाके में उजाला जैसी दम तोड़ रहा था। पहुंचते ही मैंने देखा कि वो पेट्रोल पंप काफी पुराना था। 2 जंग लगी मशीनें, एक छोटा सा केबिन जिसके ऊपर टिन की छत थी, और चारों तरफ बस वीराना। वहां मेरी मुलाकात सेठ जी से हुई। उनकी चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां थीं और आंखों के नीचे गहरी काली घिरी। उन्होंने मुझे काम समझाया, पर उनकी बातों में एक घबराहट थी। उन्होंने कहा कि बिरजू, याद रखना, यहां रात की 10 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं आएगी। अगर कोई आई भी तो तुम केबिन के अंदर रहना और बाहर मत निकलना जब तक कि वो हॉर्न न बजाए। और हां, यहां पीछे की तरफ एक पुराना कुआं है, वहां कभी मत जाना। उन्होंने मुझे चाबियां सौंपी और अपनी पुरानी जीप में बैठकर शहर की तरफ निकल गए। रात के 8 बज चुके थे। मैंने केबिन में अपना सामान रखा। वहां एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, जो रुक रुक कर टिमटिमा रहा था। बाहर हवा चलने लगी थी, जिससे टीन की छत खड़खड़ा रही थी। मैंने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ पुराने होने की वजह से है। 9 बजे के करीब एक ट्रक आया। उसका ड्राइवर बहुत हड़बड़ी में था। जब मैं तेल डालने के लिए बाहर निकला तो उसने मेरी तरफ बड़ी अजीब तरीके से देखा। उसने धीरे से कहा कि भाई, नए आए हो क्या? मैंने सिर हिलाया। उसने फिर कहा कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां रात मत काटना। यहां जो है वो किसी को चैन से जीने नहीं देता। वो इतना कहकर पैसे थमाकर भाग गया। उसकी बातों ने मेरे मन में एक बीज बो दिया था, पर मैंने उसे पानी नहीं दिया। 10 बजते ही सन्नाटा ऐसा गहराया कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। केबिन के अंदर बैठा मैं मोबाइल पर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, पर नेटवर्क गायब हो चुका था। 11 बजे के करीब मुझे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गीले पैरी से कंक्रीट पर चल रहा हो। चप चप की वो आवाज पेट्रोल पंप की मशीनों के पास रुक गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खिड़की की शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर अंधेरा इतना घना था कि बल्ब की पीली रोशनी भी हार रही थी। मुझे वहां कोई नहीं दिखा। आधी रात के करीब 1:30 बजे मुझे पेट्रोल की महक आने लगी। वो महक इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने सोचा शायद कोई पाइप लीक हो गया है। हिम्मत जुटाकर मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला।
हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ की सिहरन। मैंने मशीनों की जांच की, पर कहीं कोई लीकेज नहीं था। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां पेट्रोल के गीले निशान थे, जैसे किसी ने बाल्टी भर तेल वहां छिड़क दिया हो। वो निशान कैबिन की तरफ नहीं, बल्कि पीछे उस पुरानी कुएं की तरफ जा रहे थे, जिसकी मनाही सेठ जी ने की थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने टॉर्च की रोशनी उन निशानों पर डाली। जैसी जैसी रोशनी आगे बढ़ी, मैंने देखा कि वो निशान सिर्फ तेल के नहीं थे। उनमें कुछ काला गाढ़ा पदार्थ भी मिला हुआ था, जो खून जैसा लग रहा था। अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आई। कैबिन का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया था। मैं बाहर ही रह गया था। चाबियां अंदर थीं। सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें एक ऐसी खनक थी जो सीधे रूह को कंपा दे। मैंने टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी पंप की एक मशीन अपने आप चलने लगी। उसका मीटर तेजी से घूमने लगा। 0, 10, 20, 100, और फिर वो सुई टूटने की हद तक घूमने लगी। उस मशीन के नोजल से अपने आप तेल गिरने लगा। मैं सुन्न खड़ा था। मेरी तर्क शक्ति जवाब दे रही थी। मैंने सोचा शायद कोई तकनीकी खराबी है, पर तभी मैंने देखा कि जमीन पर पड़ी उन निशानों के बीच एक परछाई बन रही थी। वो परछाई किसी आदमी की नहीं थी। वो बहुत लंबी थी और उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। वो परछाई धीरे धीरे उस कुएं की दिशा से मेरी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे मेरे फेफड़े जैसे जम गए थे। मैंने भागकर केबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो अंदर से बंद था। मैंने उसे पीटना शुरू किया, चिल्लाया, पर उस वीराने में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। एक ऐसी गंध मेरे नथुनों में घुसी जो सड़ी हुई मछली और जले हुए मांस जैसी थी। मुझे अपने गले के पीछे एक बर्फीली सांस महसूस हुई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, पर जमीन पर जो धूल थी, उस पर किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान अपने आप बनते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज मेरी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। हर कदम के साथ जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन रहा था। मैं अब पेट्रोल पंप की उस मशीन की तरफ पीछे हट रहा था, जो अभी भी अपने आप चल रही थी। तभी अचानक पूरी लाइट चली गई। गहरा काला अंधेरा। उस अंधेरे में मुझे सिर्फ दो चीजें सुनाई दे रही थीं। एक, उस मशीन के मीटर के घूमने की टिक टिक टिक, और दूसरा, मेरे ठीक सामने से आती हुई किसी के भारी खर्राटों जैसी आवाज। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने बहुत भारी चीज पानी में फेंकी हो। वो आवाज पीछे की कुएं से आई थी। उसी पल बिजली वापस आई, और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। केबिन के शीशे पर अंदर की तरफ से खून से लथपथ एक हाथ का निशान बना हुआ था। वो निशान मेरा नहीं था, क्योंकि मैं बाहर था। केबिन के अंदर कोई था जो मुझे घूर रहा था। वो आकृति धुंधली थी, पर उसकी आंखें, वे आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो अंदर से मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, जैसे शीशा तोड़कर मुझे अंदर खींच लेगा। और बाहर मेरे पैरों के पास वो काला गाढ़ा तेल अब धीरे धीरे मेरे जूतों को जकड़ रहा था, जैसे कोई दलदल हो। मुझे समझ आ गया था कि अब यहां से बच निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था उसने अब अपना अस्तित्व जाहिर कर दिया था। मेरे पैर उस ठंडे और गाढ़े तेल में जकड़े हुए थे। केबिन के अंदर से वो धुंधली आकृति शीशे पर अपना हाथ जोर जोर से मार रही थी। हर प्रहार के साथ शीशे में दरारें पड़ रही थीं। कड़क कड़क की वो आवाज मेरे कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। मुझे लगा कि बस अब मौत सामने खड़ी है। तभी अचानक पीछे के कुएं की तरफ से एक तेज चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। वो किसी जख्मी जानवर और तेज हवा के शोर का मिला जुला रूप थी।
उस चीख की होती ही कीबिन की अंदर की आकृति अचानक रुक गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अंधेरे में उछल हो गई। जमीन पर जो तेल मेरे पैरों को जकड़ रहा था वो भी अचानक सूख लिया गया, जैसे मिट्टी ने उसे पी लिया हो। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था, जबकि बाहर की हवा बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं हाँफ रहा था। मेरा गला सूख कर कांटा हो गया था। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपती हाथों से अपनी टॉर्च उठाई। तभी मैंने देखा कि दूर सड़क के उस पार, जहां बबूल के घने पेड़ थे, वहां एक छोटी सी मशाल जल रही थी। कोई मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरा पहला ख्याल आया कि भाग जाऊं, पर पैर जैसे सुन्न हो गए थे। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई, मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके बाल सफेद थे, शरीर पर एक मैली सी धोती और हाथ में एक पुरानी लाठी थी। उसने अपनी मशाल ऊंची की और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दया थी, पर डर भी था। उसने धीरे से कहा कि बेटा, यहां बाहर खड़े रहोगे तो ये रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। चलो मेरे साथ। मेरी तर्क शक्ति कह रही थी कि किसी अजनबी पर भरोसा ना करूं, पर उस वक्त वो पेट्रोल पंप किसी कसाई खाने से कम नहीं लग रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पीछे चल दिया। हम सड़क से थोड़ा अंदर एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे। वहां आग जल रही थी। उसने मुझे पानी दिया। 3-4 घूंट पीते ही मेरी जान में जान आई। मैंने उससे पूछा कि बाबा, आप कौन हैं और वो सब क्या था जो मैंने अभी देखा, वो क्या था? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और आग की लपटों को घूरते हुए बोला कि मेरा नाम रामू है। मैं यहाँ पिछले 20 सालों से इसी झोपड़ी में रह रहा हूँ। तुमने जो देखा वो इस जमीन का श्राप है। ये पेट्रोल पंप जिस जगह पर बना है वो कभी एक गांव का शमशान हुआ करता था। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। करीब 15 साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। रामू बाबा बताने लगे कि उस वक्त यहाँ पेट्रोल का एक बड़ा टैंकर पलट गया था। उस टैंकर के ड्राइवर और 3 हेल्परों की उसी वक्त मौत हो गई थी। पर सबसे भयावह बात यह थी कि वो टैंकर उस पुराने कुएं के ठीक ऊपर पलटा था। सारा तेल उस कुएं में समा गया और उसके साथ ही वे चारों लाशें भी उसी गहराई में दफन हो गई थीं। उस वक्त के मालिक ने पुलिस और कानून के डर से उन लाशों को बाहर नहीं निकाला और कुएं को ऊपर से पाट दिया। पर वो तिल उन रूहों का हिस्सा बन गया। तब से लेकर आज तक यहां जो भी आता है वो उस तिल की महक में फंस जाता है। वे रूहें अब भी प्यासी हैं। वे तिल नहीं मांगती, वे जिंदा इंसान का साथ चाहती हैं, ताकि वे उस अंधेरे कुएं से बाहर निकल सकें। जो हाथ तुमने केबिन के अंदर देखा वो उसी ड्राइवर का था, जो अब भी उस केबिन की चाबियों को ढूंढ रहा है, ताकि वो अपना टैंकर वहां से निकाल सके। रामू बाबा की बातें सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने उनसे पूछा कि सेठ जी को ये सब पता है? उन्होंने कहा कि हाँ, सेठ को सब पता है। इसीलिए तो वो यहाँ किसी को टिकने नहीं देता। वो हर महीने नई लड़की ढूंढता है, उन्हें ज्यादा पैसे का लालच देता है। पिछले 3 महीनों में 4 लड़की यहाँ से गायब हो चुकी हैं। लोग कहते हैं कि वे भाग गए, पर मुझे पता है वे उस कुएं की गहराई में हैं। अभी हम बात ही कर रही थी कि अचानक मेरी झोपड़ी का दरवाजा खड़खड़ाने लगा। बाहर से वही चप चप की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग गीले पैरों से झोपड़ी को घेर रहे हों। रामू बाबा ने तुरंत अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और मुझे चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने आग में कुछ सूखा पाउडर डाला, जिससे धुआं और तेज हो गया। बाहर से एक आवाज आई। वो आवाज ठीक मेरी माँ जैसी थी। बिरजू, बेटा, बाहर आ। देख, मैं तेरे लिए खाना लाई हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पता था कि मेरी माँ यहां नहीं हो सकती, वो तो गांव में है। पर वो आवाज इतनी असली थी, उसमें वही ममता और वही पुकार थी। मेरा मन हुआ कि दौड़कर बाहर चला जाऊं। मैं अपनी जगह से उठने ही वाला था कि रामू बाबा ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा कि बाहर मत देखना बिरजू, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हें बुला रही हैं। अगर एक बार तुमने उनकी आंखों में देख लिया तो तुम फिर कभी वापस नहीं आ पाओगी। आवाजें बढ़ती गईं।
अब बाहर से कई आवाजें आ रही थीं। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था और कोई पेट्रोल पंप की मशीन चलाने की कोशिश कर रहा था। झोपड़ी की कच्ची दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां नाचने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वे दीवारें अब गिर जाएंगी। अचानक झोपड़ी की छत पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। धम! ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी चीख निकल गई। छत की फूस के बीच से एक काला चिपचिपा हाथ नीचे लटक रहा था। वो हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उस हाथ की उंगलियां लंबी और नुकीली थीं और उनमें से वही काला तेल टपक रहा था। रामू बाबा ने अपनी लाठी उठाई और उस पर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए छत की तरफ मारा। वो हाथ तुरंत पीछे खिंच गया, पर बाहर का शोर और बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा पेट्रोल पंप अब हमारी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा है। हवा में पेट्रोल की महक इतनी तेज हो गई कि मेरी आंखों में जलन होने लगी। तभी मुझे याद आया कि मेरा झोला और उसमें रखे माँ के दवा के पैसे अभी भी उस केबिन में हैं। वे पैसे जो मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। मैंने रामू बाबा से कहा कि मुझे वापस जाना होगा। बाबा ने मुझे पागल कहा। उन्होंने कहा कि तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। पर गरीबी ने मुझे इतना निडर बना दिया था कि मौत का डर भी छोटा लगने लगा था। मैंने तय किया कि मैं वापस जाऊंगा। रामू बाबा ने मुझे एक छोटी सी पोटली दी और कहा कि इसमें अभिमंत्रित राख है। अगर वे तुम्हारे बहुत करीब आ जाएं तो इसे उनकी तरफ फेंक देना। पर याद रखना बिरजू, रात के 3 बज रही हैं। सुबह के 5 बजे तक तुम्हें यहां से निकलना होगा। अगर सूरज उगने से पहले तुम उस हाईवे तक नहीं पहुंचे तो तुम हमेशा के लिए इस जमीन का हिस्सा बन जाओगे। मैं झोपड़ी से बाहर निकला। बाहर का नजारा देखकर मेरे पैर जम गए। पूरा पेट्रोल पंप अब धुंध की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ था। वो धुंध सफेद नहीं बल्कि भूरे रंग की थी और उसमें से सड़ी हुई गंध आ रही थी। दूर वो मशीन अपने आप चल रही थी और उसका पाइप हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई सांप हो। मैं दबे पांव केबिन की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे अपनी पीठ पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर मेरे कपड़ों पर तेल के बड़ी बड़ी धब्बे उभरे हुए थे। अचानक पंप की लाइटें एक साथ जल उठीं। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि मैं अंधा सा हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि मैं केबिन के सामने खड़ा हूं, पर केबिन का दरवाजा अब खुला था। अंदर से एक धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने अंदर झांका, वहां कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और अपना झोला उठाने के लिए अंदर कदम रखा। जैसे ही मैंने झोला उठाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। इस बार दरवाजा सिर्फ बंद नहीं हुआ था, बल्कि उसके ऊपर लोहे की जंजीरें अपने आप लिपट गई थीं। केबिन के अंदर की हवा अचानक खत्म होने लगी। मेरा दम घुटने लगा। तभी मैंने केबिन के कोने में देखा। वहां एक पुरानी अलमारी थी। वो अलमारी धीरे धीरे खुल रही थी। उसके अंदर से एक इंसान बाहर निकल रहा था, या जो कभी इंसान था। वो पूरी तरह से काले तेल में डूबा हुआ था। उसकी खाल लटकी हुई थी और जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे जिनसे तेल बह रहा था। उसने अपना मुंह खोला तो उसमें से कोई आवाज नहीं निकली, बस ढेर सारा काला धुआं बाहर आया। वो मेरी तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। उसके पीछे पीछे और भी आकृतियां दीवारों से निकल रही थीं। वे सब केबिन की छोटी सी जगह में मुझे घेर रही थी। मैंने रामू बाबा की दी हुई पोटली निकाली, पर मेरे हाथ इतनी कांप रही थी कि वो पोटली जमीन पर गिर गई और सारी राख उस काली तेल में मिल गई। अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो मुख्य आकृति अब मेरी बिल्कुल करीब थी। उसने अपना ठंडा चिपचिपा हाथ मेरी गले पर रखा। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि मुझे लगा जैसे मेरा खून जम गया हो। उसने मुझे ऊपर उठाया और दीवार से दे मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो थी केबिन की घड़ी की सुइयां जो तेजी से पीछे की तरफ घूम रही थीं। रात के 3:30, 3:20। ऐसा लग रहा था जैसे समय मुझे पीछे ले जा रहा है, उसी हादसे की तरफ जहां ये सब शुरू हुआ था।
केबिन का फर्श अब फर्श नहीं रहा था, वो एक गहरा कुआं बन चुका था और मैं उसमें गिर रहा था। नीचे हजारों हाथ मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं उस कुएं की अनंत गहराई में गिरने लगा, मुझे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, बल्कि वो उन चीखों का एक समंदर था जो 15 साल पहले इस जमीन में दफन हो गई थीं। मेरे कानों में हवा का शोर नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के एक साथ सिसकने की आवाजें आ रही थीं। वो काला तिल मेरी आंखों, मेरे मुंह और मेरी नथुनों में घुस रहा था। मेरा दम घुट रहा था और मुझे लगा कि बस यही मेरा अंत है। मेरी माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। उनका वो आखिरी बार मुझे विदा करना, वो दुआएं देना, क्या सब बेकार जाने वाला था? अचानक मेरे पैरों को किसी ने मजबूती से पकड़ लिया। वे हजारों हाथ जिनका जिक्र मैंने पहले किया था, वे मुझे नीचे की तरफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी दिशा में खींच रहे थे। रोशनी एकदम से गायब हो गई थी। अब मैं एक ऐसी जगह पर था जहां सिर्फ और आजाद घूमती हुई रूहों का बसेरा था। मुझे अपने चारों ओर वी 4 आकृतियां दिखने लगीं, जिनके बारे में रामू बाबा ने बताया था। वे पेट्रोल की उस पुरानी टैंकर के कर्मचारी थे। उनकी चेहरी झुलसी हुई थी, उनकी खाल पिघलकर तेल के साथ मिल गई थी। वे मुझसे कुछ कह रही थी, पर उनकी आवाजें बुलबुलों की तरह फूट रही थीं। एक आकृति मेरे बिल्कुल सामने आई। उसकी आंखों के गड्ढों से काला गाढ़ा तेल लगातार बह रहा था। उसने अपना मुंह खोला और बहुत धीमी, चूड़ियां टूटने जैसी आवाज में बोला कि हमें बाहर निकालो, हमें आजाद करो। मुझे समझ आया कि ये रूहें मुझे मारना नहीं चाहती थीं। वे चाहती थीं कि कोई उनके इस अंतहीन इंतजार को खत्म करे। पर उनकी वो तड़प इतनी भयानक थी कि मेरा शरीर उस दबाव को झेल नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि मेरी हड्डियां एक एक करके टूट रही हैं। तभी मुझे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। वो माँ की दी हुई एक छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब थी, जो उन्होंने मेरे झोले में चुपके से रख दी थी। मैंने उसे निकालने की कोशिश की, पर मेरे हाथ उस काले तेल में पत्थर की तरह भारी हो गए थे। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मेरे सीने में जलन हो रही थी, जैसे किसी ने गर्म कोयला अंदर रख दिया हो। जैसे ही मेरी उंगलियां उस कागज को छुईं, उस पूरे अंधेरे कुएं में एक कंपकपी सी दौड़ गई। एक जोरदार झटका लगा और मैं वापस केबिन के फर्श पर आ गिरा। घड़ी की सुइयां अब भी पीछे की तरफ भाग रही थीं। रात की 3:10, 3:05। फिर अचानक वे रुक गईं। सुइयां रात की 4:45 पर आकर स्थिर हो गईं। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे। पूरा केबिन अब हिल रहा था। बाहर से वही चप चप की आवाज अब भागने की आवाज में बदल गई थी। वो जो कुछ भी था, वो अब गुस्से में था। उसे लगा था कि उसने मुझे पकड़ लिया है, पर अब मैं उसकी पकड़ से बाहर था। मैंने अपना झोला उठाया, जिसमें मां के पैसे और वो छोटी सी किताब थी। केबिन का दरवाजा अब भी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। मैंने केबिन के कोने में पड़ी एक भारी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से शीशे पर दी मारी। शीशा टूटने की आवाज उस सन्नाटे में किसी विस्फोट जैसी थी। मैं उस टूटे हुए शीशे से बाहर कूदा। मेरे हाथों और पैरों में कांच के टुकड़े चुभ गए थे, खून बह रहा था, पर मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मेरा लक्ष्य सिर्फ वो हाईवे था। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मुझे महसूस हुआ कि वो पूरी जमीन अब दलदल बन चुकी थी। हर कदम के साथ मैं अंदर धंस रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो पेट्रोल पंप की वे मशीनें अब इंसानी ढांचों की तरह मुड़ रही थीं। उनके पाइप हाथ बन गए थे, जो मुझे पकड़ने के लिए हवा में लहरा रही थी। वो पुराना कुआं अब एक बड़ी मुंह की तरह खुल गया था और उसमें से वही काला धुआं निकल रहा था जो आसमान को काला कर रहा था। तभी मुझे रामू बाबा की झोपड़ी दिखी, पर वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। वहां सिर्फ राख का एक ढेर था। मुझे एहसास हुआ कि रामू बाबा शायद खुद एक ऐसी रूह थी जो भटकती हुए मुसाफिरों की मदद करती थी, या शायद वे बहुत पहले ही मर चुकी थी। मैं दौड़ने लगा। मेरे पीछे वो साया अब पूरी तरह से जाहिर हो चुका था। वो 20 फुट लंबा, धुएं और तेल से बना एक दानव था।
उसकी हर गर्जना के साथ जमीन फट रही थी। बिरजू, रुक जा, तू कहीं नहीं जा सकता। वो आवाज अब मेरी मां की नहीं थी। वो हजारों मरी हुई रूहों का एक खौफनाक संगम था। मेरे फेफड़े फटने को थे, पैरों की नसें जैसी खिंच रही थीं। घड़ी में अब रात के 4:55 हो चुके थे। हाईवे सिर्फ 100 मीटर दूर था। पर तभी मेरा पैर एक गहरी जड़ में फंस गया और मैं औंधे मुंह गिर पड़ा। वो साया मेरे ठीक ऊपर था। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और मुझे कुचलने ही वाला था कि तभी दूर क्षितिज पर सूरज की पहली किरण की एक हल्की सी लकीर दिखाई दी। जैसे ही रोशनी की वो नन्ही सी किरण उस काले साए पर पड़ी, वो जोर से चीखा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान के पर्दों से खून बहने लगा। वो साया धुएं की तरह बिखरने लगा। जो काला तेल जमीन पर फैला था, वो वापस कुएं की तरफ खींचने लगा। जमीन जो दलदल बनी थी, वो फिर से सख्त होने लगी। मैं रेंगता हुआ हाईवे के किनारे तक पहुंचा। जैसे ही मेरा हाथ सड़क की डामर को छुआ, मुझे महसूस हुआ कि मैं वापस अपनी दुनिया में आ गया हूं। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं, तो मैं शहर की एक सरकारी अस्पताल में था। मेरे पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। डॉक्टर ने बताया कि मुझे कुछ ट्रक ड्राइवरों ने सुबह के 5:10 पर सड़क किनारे पड़ा हुआ पाया था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि बच गया, क्योंकि उस इलाके में अक्सर लोग लापता हो जाते हैं। सेठ जी का कहीं कोई पता नहीं था। पुलिस ने जब उस पेट्रोल पंप पर छापा मारा, तो उन्हें वहां सिवाय जंग लगी मशीनों और धूल के कुछ नहीं मिला। वो कुआं जिसका जिक्र रामू बाबा ने किया था, वो वहां था ही नहीं। वहां सिर्फ एक समतल जमीन थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। पर मेरे पास सबूत था। मेरी झोली में रखी हुई मां की दवा के पैसे, वे पूरी तरह से काली तेल में भीगे हुए थे। और आज भी उन रुपयों से वही पेट्रोल और जली हुई मांस की गंध आती है। इस घटना को हुए अब 5 साल बीत चुके हैं। मैंने वो नौकरी छोड़ दी और अब शहर में ही एक छोटी सी दुकान चलाता हूं। मां अब ठीक हैं, पर मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि वे पैसे मैं कहां से लाया था। आज भी जब मैं किसी पेट्रोल पंप के पास से गुजरता हूं और मशीन के चलने की वो टिक टिक आवाज सुनता हूं, तो मेरा दिल बैठ जाता है। रात की 3:30 पर मेरी नींद आज भी अपने आप खुल जाती है और मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे बिस्तर के पास गीले पैरों से खड़ा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या मैं वाकई वहां से निकल आया हूं, या मेरा एक हिस्सा आज भी उस कुएं की गहराई में उन रूहों के साथ दफन है, इंतजार कर रहा है कि कोई और मजबूर लड़का उस इश्तिहार को पढ़े और वहां काम करने आए। अंधेरा कभी खत्म नहीं होता दोस्तों, वो बस कोने में छिपकर आपकी कमजोर होने का इंतजार करता है। तो दोस्तों, बिरजू भाई की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी कभी लगा है कि आपकी मेहनत की कमाई के पीछे कोई ऐसी ताकत है जिसे आप समझ नहीं पाए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हम ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं। अगले किस्से तक अपना ख्याल रखिए और अंधेरे से बचकर रहिए।